योगा जब ये माता करती है, उसने पहले कभी कभी योगा नहीं किया होता है। आप लोग में से कितने योगा करते हैं? योगा के बाद क्या फील होता है? क्यों? एनर्जी, मतलब अपने नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी कन्वर्ट किया है। कैसे? मेडिटेशन के थ्रू या आपने आसन प्राणायाम किया, उससे जो अपने इनहेल एक्सहेल करते हैं अपन, उसका भी रोल रहता है इसके अंदर। अपन जो इनहेल करते हैं और जो ब्रीथिंग कर रहे हैं, जो एक ठंडी हवा गर्म हवा को उसको फील करना है, मतलब खूब सारे अलग अलग प्रोसेस है इसके अंदर। जैसे आपने बताया भ्रामरी के बारे में, तो अपन ये एनर्जी फील करते हैं, ये भी एक एनर्जी फील करने का तरीका है। यहाँ से अपने को वाइब्रेशन तक फील होता है, जो आपने एनर्जी किया है उसको भी फील होता है। तो खूब सारे तरीके हैं। जैसे अभी मैंने कभी पढ़ा था, अभी जापान की टेक्नोलॉजी है, लोसो और मोपेडो टेक्नोलॉजी है, उसके अंदर भी खूब सारी टेक्निक है। अपने स्ट्रेस को रिड्यूस कैसे करें, अपने माइंड को डाइवर्ट कैसे करें, जैसे आपने ड्राइंग का बताया, ऐसे खूब सारी तरीके हैं। उसको 21 डेज के लिए आपको पर्टिकुलर फॉलो करना होता है। उसके बाद में आप, उसमें भी स्टेप है अलग अलग। फर्स्ट वीक में ये करना है, सेकंड वीक में ये करना है, थर्ड वीक में ऐसा करना है। धीरे धीरे अपने स्ट्रेस को रिड्यूस करते हुए आगे बढ़ना होता है उसमें। और किसी ने कौन योगा करता है और पीछे किसी दिखाता है? मैम आपको क्या उस दिन आपको फ्रेश लगता है? हाँ, फ्रेश लगता है मैम। जैसे हम दिन में सोने की हैबिट है, तो उस टाइम मन में ऐसा नहीं आता है कि हमें दिन में सोना चाहिए। पूरे टाइम हम पूरे दिन में हम रात तक जब तक सोते हैं तब तक एनर्जेटिक फील करते हैं। नहीं तो क्या होता है कि यहाँ से जाने के बाद हमारे पास मतलब पूरे दिन भर हमने काम किया है, तो हमें थोड़ा थकावट लगती है कि हमें सोना चाहिए। उस टाइम हम बेटर फील करते हैं, फ्रेश फील करते हैं पूरे दिन, एनर्जी। और मतलब थोड़ी सी ऐसे है कि बॉडी में हैवीनेस भी नहीं रहती है उस टाइम पे। पूरे दिन भर हम तो मतलब फ्रेश फील करते हैं और हैवीनेस बिल्कुल नहीं रहती है मैम की, ऐसा कि ठीक है। और मन के विचार? मन के विचार तो मैम ऐसे हैं कि मतलब ज़्यादा थॉटफुल प्रोसेस, जैसे ज़्यादा चीज़ें हम सोचते हैं अनर्गल, वो चीज़ें बंद हो जाती है, वो बंद होती है। ये मैंने फील किया है। राइट, ये ऐसा किसने और फील किया? सर आपने भी फील किया होगा। तो जो लोग योगा करते हैं उनका माइंड बॉडी सोल, योग का मतलब ही है कनेक्शन, एंड कनेक्शन ऑफ माइंड बॉडी सोल। एंड आगे आगे चल के इट्स अगेन द कॉन्शियसनेस, डिवाइन पावर, वो भी एक अलग कनेक्शन है योग करते वक्त। जी एग्जैक्टली। अभी हमारे प्रेग्नेंट मदर ने कभी योगा नहीं किया होता है, फिर उसको अभी प्रेगनेंसी में मैम मुझे ये योगा, मेरा बच्चे को कुछ होगा नहीं, 1000 क्वेश्चंस। स्ट्रेस है तो वैसे सभी को दूर रहना चाहिए। यस। स्टूडेंट लाइफ में तो टीचिंग के लिए तो या लर्निंग के लिए दोनों को एसेंशियल है। यस। तो ये पूरी सोसाइटी में या फैमिली में आएगा तो फिर मदर को भी बेनिफिट होगा। हाँ बिल्कुल सर। लेकिन हमारे मदर ने कभी योगा नहीं किया हुआ रहता ना, पहले प्रेगनेंसी के पहले, वो दिक्कत है ना। डर रहता ना अंदर, बच्चे को कुछ हो जाए ऐसा कुछ। लेकिन पहले भी किया नहीं रहता है। पहले भी नहीं किया है। ऐसा नहीं है वो बच्चा होने के बाद उसका डर है, उसने पहले ही किया नहीं है, उसका मतलब उसका बॉडी फ्लेक्सिबल ही नहीं है। एंड सडनली व्हेन शी इज गोइंग टू गिव द बर्थ, हम चाहते हैं कि उसका बॉडी फ्लेक्सिबल बने। उसके लिए पहले से करना होगा। यस सर, रिकंसेप्शन से दोनों हस्बैंड वाइफ ने करना बहुत जरूरी है। स्ट्रेस फ्री लाइफ, हमारा जो वाइब्रेशन है, कल हमने क्वांटम एनर्जी डायनामिक्स में भी पढ़ा कि हमारा जो वाइब्रेशन है वो इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है? क्योंकि ऑक्सीजन एंड ब्लड एंड ऑक्सीजन लेवल टू आवर बॉडी इंक्रीजेस ऑटोमेटिकली हमारे थॉट प्रोसेस पे उसका काम होता है ऑटोमेटिकली। एंड दैट इज द रीजन हमें टेंशन नहीं आती। जो लोग योगा करते हैं वो थोड़े लाइट माइंडेड होते हैं, शांत होते हैं, क्योंकि जो प्राणायाम कर रहा है बैलेंस ऑफ थॉट्स, वही योगा भी कर रहा है बैलेंस ऑफ थॉट्स, वही ईएफटी भी कर रहा है बैलेंस ऑफ थॉट्स, वही तो चाहिए है। आज जो इतना गुस्सा आने के बाद किसी का खून करने का मन करता है, किसी को कुछ करने का मन करता है, ये क्यों हो रहा है? थॉट प्रोसेस, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस। पॉजिटिव सब जगह पॉजिटिव नहीं हो रहा है इन स्पाइट ऑफ डूइंग इट। प्रेगनेंसी में योगा बहुत जरूरी है, स्पेशली जैसे मैंने कहा फिजिकल वेलबींग के लिए है ही, इमोशनल वेलबींग के लिए भी है। प्रिपरेशन फॉर चाइल्ड बर्थ, पोस्टपार्टम रिकवरी एंड सोशल सपोर्ट। यहाँ पे ब्लड एंड ऑक्सीजन टू द लेवल
लेवल बेबी का, जैसे माँ योगा करती है उसकी छाती आगे आ जाती है, उसको 1 इंच स्पेस मिलता है, 1 इंच बेबी को टू मूव, एंड दैट्स सो ब्यूटीफुल कि जब अगर माँ वो कर रही है तो बेबी का भी ऑक्सीजन लेवल एंड ब्लड सप्लाई टू द प्लेसेंटा इज इंक्रीजिंग एज वेल एज मदर इज फीलिंग गुड अबाउट इट. योगा की जो गाइडलाइंस हमने संवर्धिनी न्यास ने बुक में लिखी है वो आयुष मंत्रालय की प्रेगनेंसी योगा से ली है. यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हमने बोला है कि ब्रीदिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू योगा. क्यों? जैसे मैम आप आएंगे? जैसे आपने पीटी का एक ये कर दिया 1 2 3 4 वो कर दीजिए 1 नहीं, आगे से 1 2 3 एंड 4. ये कितने सेकंड में हुआ? 1 सेकंड में हुआ हार्डली. प्रेगनेंसी योगा में हम डिफरेंट करते हैं. दिस इज समथिंग आपने इनहेल करना है, फिर एक्सहेल करना है छोड़ते वक्त, फिर यहाँ पे इनहेल करना है, फिर एक्सहेल करना है, फिर यहाँ पे इनहेल करना है, फिर एक्सहेल करना है, फिर इनहेल करना है, फिर एक्सहेल करना है. हर स्टेप के साथ हर स्टेप के साथ. हाँ, अभी इनहेल करिए आप 1 स्टेप 2 एक्सहेल 1, इधर इनहेल करें, फिर एक्सहेल ऊपर 5 6 7 8. इसको कितना सेकेंड लगा? इसको टाइम लगता है, इसको टाइम लगता है. फॉर एग्जाम्पल जब भी इनहेल भी कर रहे हैं ना तो ऐसे करना है, मुंह नाक से इनहेल करना है और मुंह से छोड़ना है. ये भी मैं बताती हूँ क्यों करना है. ये प्रेगनेंसी लेबर रूम में हमको ऐसे ही ब्रीदिंग सिखाना है उस लेडी को. उसका प्रैक्टिस उसने अभी से करना है. सो इट्स लाइक इनहेल, इसको कितना टाइम सेकंड लगा? 4 सेकंड. लेकिन ये योगा बहुत बेनिफिशियल है, रिजल्ट ओरिएंटेड है, क्योंकि उसके साथ ही वो ब्रीदिंग कर रही है. हाँ, लेबर तो बाद में, लेकिन नॉर्मली अभी यहाँ से शुरुआत करेगी तो लेबर के वक्त उसके लिए ब्रीदिंग इजी पड़ेगी. प्री कंसेप्शन से स्टार्ट करना है मैम? हाँ करना है. ये तो बेसिक्स ऑफ योगा है, इसको तो कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है. अगर डॉक्टर सजेशन के हिसाब से अगर वो 3rd मंथ के बाद करना चाहती है तो वो कर सकती है, बिकॉज 1st मंथ कभी कभी किसी को इश्यूज होते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में. लेकिन ये तो बेसिक है, इतना तो वो चलती फिरती है, उतना तो वो कर ही सकती है. उसका ब्रीदिंग भी इम्पोर्टेंट है उसके लिए. सो दिस इज द, आप जैसे नाक से सांस लेना है और मुंह से छोड़ना है, एज इफ यू आर ब्लोइंग द कैंडल, आप मोमबत्ती बुझा रहे हो वैसे. जब भी प्रेग्नेंट लेडी योगा करती है मैं उसको बोलती हूँ ऐसे बीच में कभी मत खड़ा रहे. यू हैव टू सी टू इट दैट देयर इज समथिंग बिसाइड्स हर. बैलेंस जाएगा 9th मंथ में, 7th मंथ में, तो उसको पकड़ने के लिए कुछ होता है. ये टिप्स होती हैं छोटी छोटी. जब भी प्रेग्नेंट लेडी खड़ी होती है ये ऐसे नहीं रहती है, उसने अपने पैर दोनों को ये करने चाहिए, सेपरेट करने चाहिए दोनों पैर. दिस इज द वे ऑफ हर स्टैंडिंग व्हाइल शी इज प्रेग्नेंट. खाना खा के उसने योगा नहीं करना है. उसने सुबह सुबह थोड़ा कुछ ड्राई फ्रूट्स या दूध लेके वो योगा कर सकती है. अगेन कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो कंसिस्टेंसी नहीं रखती है तो उसके लिए यही चीज 10 दिन के बाद डिफिकल्टी ऑफ उसको इंटरेस्ट भी नहीं रहेगा और डिफिकल्टी भी रहेगी. लास्ट, व्हाई शी इज डूइंग योगा, और हम अभी से क्यों कर रहे हैं. ये सारी चीजें तो ठीक है कि बैलेंस ये सब, लेकिन लेबर रूम में उसका ये जो अभी का योगा है वो यूज होने वाला है. व्हाई? नॉर्मल डिलीवरी में एक टेल बोन होता है, वेरी स्मॉल टेल बोन, जो हेड नीचे जैसे जैसे जाता है तो वो मूवमेंट रहता है.
अनफॉर्चुनेटली आजकल अगर वो हॉस्पिटल जाती है उसको लेटा देते हैं, वो लेटा देते हैं तो वो टेल बोन भी बेचारा ये हो जाता है। लेकिन अगर वो लेडी 9 मंथ्स या 7 मंथ्स योगा करती है तो उसका वो जो टेल बोन है वो फ्लेक्सिबल रहता है, एंड दैट इज रियली इम्पोर्टेंट फॉर द डिलीवरी प्रोसेस। दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्ट व्हाइल डूइंग योगा। हर योगा पोजीशन शुड बी डन फॉर 4 टाइम्स। 4 टाइम्स। The best time to start yoga if you have never done it before is the second trimester, and after about 14 weeks. Yoga guidelines advise you not to try positions in the first trimester if you are not used to them, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी बात होती है। हम अगर पहले से योगा कर भी रहे हैं तो अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर अवॉइड करें? नहीं, अगर कर रही है तो कर सकती उससे है। पहले अगर उसको मिसकैरियज जैसी कंडीशन रही है, नहीं, फिर वही ना डॉक्टर्स के गाइडलाइन से। लेकिन कुछ योगा वो कर सकती है, सूक्ष्म जैसे व्यायाम सूक्ष्म व्यायाम, वो कर सकते वही हमने इसमें इंक्लूड किए। नेक इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि मैं कहती हूँ कि नेक मूवमेंट जो है ना वो हर प्रेग्नेंट लेडी ने सुबह में भी करनी चाहिए, रात में भी करनी चाहिए। क्यों? मैम आप बैठ जाइए, मैं बताती हूँ। मैम प्रेगनेंसी वाले टाइम पे वो क्रैम्प्स भी आते हैं, मतलब जैसे पूरी बॉडीज में पोटेशियम की कमी से क्रैम्प्स आते हैं, तो वो क्या है, वो जो ये सूक्ष्म व्यायाम करेगी ना तो उससे क्रैम्प्स जो होंगे वो रिलीव होगा, उसमें उसको फायदा मिलेगा। राइट। एंड व्हाट अबाउट थॉट प्रोसेस? थॉट प्रोसेस है मैम कि ये वाले करेगी तो मसल्स के जरिए मतलब ब्रेन में भी तो ये सब जाएगा ना, हाँ। तो उससे थॉट प्रोसेस पे भी राइट। तो नेक एक्सरसाइजेस ना मैं मोस्टली बोलती हूँ कि सुबह भी करो, रात में भी करो, क्योंकि बॉडी और ब्रेन को क्या कनेक्ट कर रहा है? नेक। दैट मीन्स द थॉट प्रोसेस जो है उसको भी रिलीव करना हमें जरूरी है। सो सेम नेक के हमने यहाँ पे 3 ये बताए हैं, राइट लेफ्ट। मैम अभी आप एक बार आएंगे, जो राइट लेफ्ट ट्विस्ट है या फॉरवर्ड बैकवर्ड है वो भी हमें लेनी है थ्रू नोज अगेन। तो ये नॉर्मल अगर आप करते हैं राइट ट्विस्ट लेफ्ट ट्विस्ट ऑफ नेक, मैम राइट ट्विस्ट लेफ्ट ट्विस्ट ऑफ नेक कीजिए। 1 2 1 2, कितना सेकंड? 1 सेकंड में हुआ। लेकिन वही आप अगर ब्रीदिंग से करते हैं, मैम इनहेल, मूव, एक्सहेल, फिर से इनहेल, मैम उधर ही रखिए, हाँ, इनहेल, मूव स्ट्रेट, एक्सहेल, फिर से इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। देखिए कितना टाइम लग रहा है, लेकिन ब्रीदिंग भी हो रहा है, बच्चे के पास ब्रीदिंग भी जा रहा है। सिमिलरली फॉरवर्ड बैकवर्ड एंड नेक रोटेशंस, दिस इज द फर्स्ट सूक्ष्म व्यायाम। और बहुत बार लेडीज कहती है कि मेरे को ना याद ही नहीं रहता है, आप सिखाते हैं, तो बेस्ट है नेक, शोल्डर, हैंड्स, टमी, बैक एंड लेग्स, ऐसा याद रख के दो ये वो कर सकती है। कमिंग टू शोल्डर मूवमेंट, हमने एक तो रखा है पीटी जो मैम ने किया, और दूसरा मैम ये वाला नीचे वाला शोल्डर रोटेशन। इनहेल, मूव, एक्सहेल। हाँ, ये अभी गलत बात है, ये गलत बात है, हमारी प्रेग्नेंट लेडी को बहुत फास्ट नहीं करना है, ठीक है? आपको इनहेल करना है, आपको छाती चौड़ी रखनी है, क्योंकि जितना वो ये करेगी उतना बेबी को मूवमेंट के लिए टाइम मिलेगा। ब्रेस्ट शुड बी ऑलवेज स्ट्रेट। और इस हैंड को इनहेल 1 राउंड, एक्सहेल, मुंह से एक्सहेल करना है आपको, इनहेल, एक्सहेल। दिस इज द सेकेंड व्यायाम फॉर शोल्डर। एक पीटी हो गया और एक शोल्डर व्यायाम हो गया, ठीक है? थर्ड इज कटी चक्रासन। मैम ये वाला कटी चक्रासन, नहीं स्ट्रेट रखना है आपको, हाथ को स्ट्रेट रखिए, स्ट्रेट लाइक दिस। मैं बताती हूँ, आप ऐसे रखिए दोनों हाथ से, ऐसे राइट। इनहेल, पीछे मुड़िए, ऐसे ट्विस्ट करना है, पीछे आईना है एज इफ, और आपको
मूव करना है ऐसे। ये हाथ पीछे जाना चाहिए। सर आप कर दीजिए। मैम सर एक बार सर हाँ ठीक है। इनहेल, एक्सहेल, मुंह से आपको छोड़ना, राइट। फिर से इनहेल, एक्सहेल, नहीं सर आपको बीच में रुकना पड़ेगा। हाँ, इनहेल, यस, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। नहीं सर वहीं आप पे फिर छोड़ना से है। आगे आ गए। वहीं पे छोड़ना है। आपको फिर से इधर इनहेल करना पड़ेगा। अच्छा, आपको हर समय इनहेल और एक्सहेल करना है हर पोजीशन के हर अंदर। हर position पोजीशन में। के अंदर। दैट्स व्हाट इज द डिफरेंस। हाँ इनहेल, एक्सहेल, आपको पीछे देखना है तभी रोटेशन वही आएगा। नेल करना है। इनहेल, एक्सहेल, राइट। इनहेल, एक्सहेल, फिर से इनहेल एंड एक्सहेल। तो पूरी कमर ट्विस्ट होनी चाहिए एज इफ मूवमेंट भी इधर फील होना चाहिए। यस यस मूवमेंट भी होना जो यहाँ की चाहिए। जो मसल्स है, उस मसल्स का मूवमेंट अपने को फील करना मूवमेंट है। फील जैसे करना लेटेस्ट में डॉट से मसल्स है पीछे, True. उसको मूवमेंट को फील करना है। True. इसीलिए it tones the neck, shoulder and waist, back and hips. It corrects the back stiffness and postural problems, induces the feeling of lightness in the body and relieves physical and mental tension. Squatting जिसे हम कहते हैं, हाँ बैठ सकते हैं, okay, just squatting is very very important when it comes to labor process. और उसके लिए स्क्वाटिंग करते समय जैसे हम श्वास को भी रोकते हैं, उस समय भी अगर हम मलासन करते हैं, मैम एक बार आएंगे आप, एक बार बस मैं बताती हूँ, आ जाइए आप आएंगे क्या सर? सर आ जाएंगे। स्क्वाटिंग सर आपको जब भी आप बैठ रहे हो आपको वहीं पर 10 गिनना है। काउंट करना है ना। हाँ, इनहेल, पहले तो आपको इनहेल करना पड़ेगा, फिर आपको एक्सहेल करना पड़ेगा, फिर आपको 10 काउंट करना पड़ेगा, फिर आपको फिर से इनहेल करना पड़ेगा, फिर आपको उठना पड़ेगा। ये पूरा एक प्रोसीजर है जहाँ पे आपको जो सिर्फ लेडीज ऐसे ही कर लेती है, ऐसे ही कर लेती है। इनहेल, ओके, आप ऐसे करके नीचे बैठ सकते हो। हाँ, एक्सहेल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Inhale. Now you have to get up and exhale. So सोचिए, ये टोन होगी मसल्स उनकी, आपको स्ट्रेच फील हुआ होगा बैक में, थाइज में, राइट। सो दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्ट इन द प्रेग्नेंट लेडी। जब वो 1 to 10 करे पहले, फिर वो 1 to 20 करे, उसे बिल्ड करना है मसल्स, और यही लेबर टाइम पे भी उसे करना है when she is in the labor room. सेकंड हार्ड है ना ये। 9 मंथ। हाँ, आप जब भी पॉज लेते हो Second तो heart. हाँ पॉज लेते हो तो आपको डिफिकल्टी फील होती है क्योंकि दैट्स द वे इट इज। इसको फिर थर्ड ट्राइमेस्टर में करेंगे मैम वो। 9 मंथ स्टार्ट। नहीं सर, ये तो फर्स्ट सेकंड ट्राइमेस्टर से स्टार्ट कर सकते हैं। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल ये मैम ऐसे स्क्वेटिंग वाला तो 9 मंथ शुरू होने पे हम सजेस्ट करते हैं। सर्विस पेटेंसी पे कोई मतलब गर्भ हाँ जल्दी खुल जाए। वो है, लेकिन लेकिन सर्वाइकल ओस जो होता है वो क्लोज रहना चाहिए उस जिसका time। जिसका इंटरनल ऑस अगर उनको स्टिच वगैरह दिया है तो ये नहीं है। मतलब तो नहीं है मैम, लेकिन नॉर्मली हम जो सजेस्ट करते हैं वो 9 मंथ शुरू होने पे ये वाला करते हैं। ओके ओके, लेकिन फिर उसको आदत ही नहीं रहती है। अगर वो कर सकती है तो हम तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में बताते हैं, ऐसा योगा गाइडलाइंस में भी दिया है कि सेकेंड ट्राइमेस्टर आप कर सकते हो until and unless you are not advised to do। तो पॉज लेना बहुत जरूरी है, जैसे प्राणायाम में भी पॉज लेना बहुत जरूरी है, वैसे ही योगासन में भी पॉज लेना बहुत जरूरी है when it comes to breathing as well as when it comes। आपको डिफरेंस पता चल गया फील होगा, होता है। राइट। सर आप बैठ सकते हैं। palm tree pose again improves body mind coordination, stimulates abdominal organs, reduces flat। और जैसे ही लेडी ऊपर जाती है तो उसको एक 1 inch स्पेस मिलती है बेबी को मूवमेंट के लिए। दैट इज व्हाट वी वांट। बेबी ने
एक्स्ट्रा ऑक्सीजन एंड एक्स्ट्रा ब्लड सप्लाई अगर बेबी को और मदर को जा रहा है तो डेफिनेटली उसका हार्मोनल बैलेंस रहना ही रहना है, मदर का भी और बेबी का एक वेलनेस। अगेन बेनिफिट्स ऑफ दंडासन: improves posture, strengthening back muscles, lengthens the spine, calms the brain cells, improves digestion, strengthens the core, increases the flexibility of the hips. जब भी हम चैंटिंग करते हैं तभी भी हमको बताया जाता है कि आपने सीधा बैठना है। This is the reason. It calms the brain cells. Butterfly, इसके बारे में भी हमने यही जो अभी गाइडलाइंस में बताया है कि यू शुड टेक द सपोर्ट ऑफ द डॉक्टर वेदर वी शुड डू इट और नॉट, कंसिडरिंग वैसे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जैसी इंटरनल ऑस या कुछ किया हुआ है तो इट इज नॉट एडवाइज टू डू इट। यहाँ पे भी ब्रीदिंग कैसा होना चाहिए, पहले तो हमने वो इनहेल एक्सहेल बता दिया, यहाँ पे फास्ट ब्रीदिंग होना चाहिए, जॉ लेवल ब्रीदिंग। दिस इज द वे व्हाइल डूइंग इट, क्योंकि यहाँ पे इनहेल एक्सहेल स्लो नहीं कर सकते, तो इट शुड बी फास्ट ब्रीदिंग। इनहेल माउथ से करना और एक्सहेल माउथ। यस, क्योंकि ये मैं इसलिए हमेशा सिखाती हूँ क्योंकि हमें लेबर रूम में वही करना है। यहाँ से करेंगे ना सेकंड ट्राइमेस्टर, तो लेबर रूम में इजी पड़ेगा, प्रैक्टिस रहेगी। हाँ, और ब्रीदिंग वहां पे करना ही है। अगेन दिस कैट एंड काउ पोज, ये हम 9th मंथ में एडवाइस करते हैं अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस, और ये बहुत जरूरी है व्हेन इट कम्स टू, जैसे मैंने टेल बोन की भी बात कही, यहाँ पे ये टेल बोन बहुत अच्छे से वर्कआउट करता है। इट रिलीव्स द स्ट्रेस, इंप्रूव्स द पोस्चर, स्ट्रेचेस द हिप्स, एब्डोमेन एंड बैक, सो लोअर बॉडी को पूरी तरह से इससे स्ट्रेंथ मिलती है, विच इज हेल्पफुल फॉर आवर लेबर प्रोसेस। अगेन वीरभद्रासन, सेम वीरभद्रासन में भी यही है, मैं आपको आता है ये वीरभद्रासन, हम करवाते हैं वैसे बच्चों को ये करवाते हैं ना, आप करना चाहेंगे यहाँ पे एक बार? ये सबसे बेस्ट आसन है फॉर प्रेगनेंसी, सबसे बेस्ट, क्योंकि यहाँ पे अगेन सब चीजें ये होती है, राइट। ये परपेंडिकुलर पैर, राइट, हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर से राइट, हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये जब भी कर रहे हैं तो मैम आप फास्ट फास्ट कराती होंगी, अभी आप ये कर रहे हैं तो आपको थाइज में स्ट्रेच पड़ रहा है, हाँ, दिस इज व्हाट वी वांट, दिस मेक्स इट डिफरेंट। उसको होल्ड करना तो आना ही चाहिए मदर को, कोई भी चीज बैठेगी। It strengthens the legs, thighs and ankles, boosts the self-confidence and self-esteem, stretches and tones the shoulders, सब कुछ चल रहा है इसमें, हर एक body part move हो रहा है, enhances overall body awareness, promotes a sense of empowerment and resilience। Hold कर रहे हैं तो automatically बहुत फर्क पड़ रहा है कि body hold करना जान रही है। Again ये last month में, but also it is safe for all trimesters, improves flexibility, relieves back pain, strengthens pelvic floor, relax and unwind and improves labor stamina। Stamina भी तो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। ये जो आसन है पायलट्स, ये बहुत बार प्रेगनेंसी के पहले भी when the couples are planning, we can go ahead with it to increase the strength of the uterus। Let's go to this, कोई questions योगा के लिए, क्योंकि लेबर में फिर से वो आएगा थोड़ा बहुत पार्ट। योगा के लिए कोई questions? No? We can proceed? ठीक है सर, ये सेशन। बर्थिंग का मेन रीजन है जो आज रूरल एरियाज में आपने देखा होगा सी सेक्शन कम हो रहा है, लेकिन अर्बन एरियाज में बहुत ज्यादा सी सेक्शन हो रहा है।
मेजर रीजन क्या है इस चीज का? फॉरगेट अबाउट डॉक्टर्स, वी आर नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन डॉक्टर्स राइट नाउ, वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन प्रेग्नेंट मदर्स. क्या लगता है आपको? लाइफस्टाइल मतलब मैम रूरल एरियाज की लाइफस्टाइल बहुत अलग होती है. वहाँ पर वो औरतें सुबह जल्दी उठती है, अपने घर का काम करती है, सब करती है, जबकि अर्बन एरियाज में ऐसा कुछ नहीं होता. दे टेक प्रॉपर बेड रेस्ट. उनको जो खाने का मन होता है जस्ट लाइक फास्ट फूड वगैरह वो सब कंज्यूम करती है. बट वहाँ पर ऐसा नहीं है रूरल एरियाज में. मे दिस इज द रीजन. ओके, इंडिविजुअल लेवल पे इसमें आपको क्या लगता है? मैम एक्चुअली क्या है कि आजकल का जो लाइफस्टाइल है, मतलब मदर जो है वो पहले से ही कॉन्शियस रहती है कि मेरा बेबी है, मेरा बाद में, और उसके साथ साथ आपने जैसे पहले बताया कि थॉट प्रोसेस वो अनावश्यक चीज़ें सोचती है कि ऐसा हो गया तो ऐसा हो गया तो उसका भी इफेक्ट पड़ता है बेबी पे. क्योंकि आजकल क्या सब एजुकेटेड हो गए, यूट्यूब पे देख लेते हैं पहले से ही कि कैसे डिलीवरीज होती है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं. तो जैसा वो सोचेगी वैसा ही उस पर इफेक्ट पड़ने वाला है. गांव में इन सब चीज़ों से लेडीज़ वैसे ही दूर रहती है. गांव में क्या होता है, खेतों में भी काम करती है तो उसकी जो अल्टीमेट जो मसल्स जो है, पेल्विक फ्लोर मसल्स जो है वो स्ट्रेटनिंग, पहले से स्ट्रेटनिंग होगी, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होगी, तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस ज़्यादा रहते हैं उसमें. और टाइमली क्या है कि जैसे जैसे जब तक वो डिलीवरी का टाइम नहीं आ जाता तब तक वो एक्सरसाइज वगैरह कंटिन्यू रखती है. तो जैसे ही मतलब उनकी जो प्रोसेस है, जैसे कि सर्वाइकल ओस जो ओपन होने वाला है, डायलेट होने वाला है, वो पहले से ही डायलेट होगा और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होगी, तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस वहाँ पे बढ़ ज़्यादा जाते रहते हैं. हैं. राइट राइट. एक सेकेंड रीजन फॉर दिस थिंग इज fear. Fear related to labor, fear related to pain, unknown fear. ये एक बहुत कॉमन चीज हो जाती है when it comes to birthing. Fear of childbirth is one of the major reasons. तो ये fear of childbirth में बहुत बार क्या होता है कि औरतें कभी फ्रेंड की, कभी सास की, कभी मदर की, कभी बहन की चीजें सुनती है कि मेरी डिलीवरी ऐसी हुई, मेरी डिलीवरी वैसी हुई, और उन्हें लगता है मेरे साथ भी ये ऐसा कुछ हो गया तो क्या करूंगी. सो दिस इज फियर ऑफ अननोन बेसिकली. बट जब भी स्ट्रेस या फियर होता है, हमारी फिजियोलॉजिकल मूवमेंट ही कम हो जाती है. कब आपको डर लगता है? बहुत डर. एनीबडी? कि अभी मेरा दिमाग नहीं चल रहा है. कभी किसी को हुआ है ऐसे डर? कब? मैं गाड़ी ड्राइविंग कर रहा था तो 10 लोग उन्होंने घेर ली, गाड़ी को घेर लिया. तब अब क्या करें, फिर गाड़ी सीधी भगाई. बहुत मोमेंट था, डर था, बहुत खतरनाक डर था. कोई भी ऐसी सिचुएशन जो अपन को लगता है अपन उसको डील नहीं कर पाएंगे, माइंड कहीं स्टैग्नेट कंडीशन में चला जाता है. हाँ, कब होता है? देखा देखा. हम सब कुछ एग्जाम में अलग भी अलग होता है. कंडीशन हो सकती है. एग्जाम में भी होता है. हाँ, एग्जाम में होता है. राइट. अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि एक प्रेग्नेंट लेडी है या आप है, खुद को ही लेते हैं, किसी के मम्मी है, पापा है, हस्बैंड है, वाइफ है, उन्होंने मुझे बताया कि मैं 12 बजे आ रही हूँ या आ रहा हूँ, रात के 2 बज गए हैं, फोन लग नहीं रहा है, रात के 2 बज गए, नो एक्सेस वेयर द पर्सन इज. उस समय क्या लगता है? ऐसे ख्याल भी आते हैं ना. Right. कि कुछ हो नहीं गया हो. कुछ हो नहीं गया, एक्सीडेंट तो नहीं हो गया हो, ऐसा ख्याल नहीं आता है कि फोन बंद हो गया होगा, लेकिन फोन बंद हो गया होगा या पेट्रोल खत्म हो गया होगा. डर लगता है कुछ हादसा तो हुआ नहीं होगा. नेगेटिव इमेज ज्यादा बनती है. राइट. नेगेटिव इमेज बनती है. सारी नेगेटिव. राइट. अभी इस बात पे आते हैं कि फिजियोलॉजिकल मूवमेंट. उस समय अगर मैं कहूँ कि आप थोड़ा वॉक कर लो ना, अच्छा लगेगा आपको, तो आप कहेंगे नहीं, मेरा ब्रेन, मुझे नहीं करना है. उस समय कहूँ कि थोड़ा पानी पी लो या खा लो, नहीं मेरे भूख मर गई है. मतलब फिजियोलॉजिकल मूवमेंट इज टोटली डाउन. क्यों? क्योंकि मुझे डर लग रहा है उस फीलिंग से कि कुछ हो ना जाए. आई एम नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट स्टफ कि क्या होगा मेरे अपने के साथ. उस समय मैं बोलूँ चलो वॉक पे जाते, यू विल फील बेटर. यू वोंट वॉक.
यू विल बी लाइक नहीं मेरे से नहीं हो रहा है, कुछ तो है जो मेरे से नहीं हो रहा है, अभी मुझे बस बैठना है और सोचना है और टेंशन लेना है कि कहाँ गया होगा वो, क्या हुआ होगा उसके साथ। होता है ऐसे, यू डोंट फील लाइक वॉकिंग, यू डोंट फील लाइक लिसनिंग, यू डोंट फील लाइक किसी ने कहा म्यूजिक सुन लो अच्छा लगेगा, नहीं होता है। ब्रेन एक लेवल के बाद सोचना तो बंद नहीं करता है लेकिन फिजियोलॉजिकल मूवमेंट नहीं कर पाता है। ओके, सो यही चीज होती है जब माँ बहुत डरी हुई रहती है। लेकिन अगर हम संवर्धनी न्यास गर्भ संस्कार या गर्भ संस्कार का नॉलेज, क्योंकि हमारे गायनेकोलॉजिस्ट या डॉक्टर्स के पास इतना टाइम नहीं होता है कि उसको ये सारी चीजें एक्सप्लेन करें, इधर गर्भ संस्कार काम करता है, गाइडेंस एंड अवेयरनेस, कि आपको पता नहीं है आपका पेपर कैसे आने वाला है, लेकिन हम आपको पूरी प्रिपरेशन करके देंगे, पूरी प्रिपरेशन कि क्या क्या होने वाला है। एंड दैट्स व्हेन, क्योंकि मुझे पता है, कुछ आइडिया है, जब मेरे सामने पेपर आता है मैं उसको इजीली लिख पाती हूँ क्योंकि मैंने ये कहीं ना कहीं पढ़ा है। ये तो हमें एग्जाम के टाइम पे भी होता है। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। Management techniques in गर्भ संस्कार helps the mother to go through labor and confident mindset. उस समय हम ये नहीं सोचते हैं, एनिमल्स जब भी बर्थ करते हैं तभी उनके पास सी सेक्शन का ऑप्शन नहीं होता है, उनको कुछ भी नहीं पता होता है। Just because we are human beings, we know, we have that privilege, क्योंकि हमारे पास ब्रेन है कि कुछ नहीं हुआ तो we should use it in a very nice way, कि हाँ मेरे पास अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन होती है तो I have an option for C-section। लेकिन हमारी माताएं ऐसा नहीं सोचती, एक जानवर सोचता नहीं है लेकिन हमारी माताएं ऐसा नहीं सोचती। This is the reason गर्भ संस्कार से अगर हम उस माता को बता दे और वो उसे तैयार करे 8वें महीने से, क्यों 8वें महीने से, अगेन इज अ थिंग, अगर मैं 5वें महीने में उसको लेबर के बारे में बताऊं तो उसकी पूरी प्रेगनेंसी में शायद वो इतना कॉन्सेंट्रेट ना कर पाए क्योंकि ऑलरेडी डर है, या वो भूल भी जाए 5वें महीने से अगर मैं बताऊं तो। इसलिए हम स्टार्ट करते हैं 8th मंथ प्रेफर करते हैं, क्योंकि 8th मंथ 9th मंथ 2 महीने अगर या 1.5 महीना अगर वो थोड़ा प्रैक्टिस करती है उसके ब्रेन को भी आदत हो जाती है। आप जो 8 मंथ से स्टार्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इसमें बोझ कारण है क्या, बोझ का जो स्थिरता बताया है? हाँ, वो तो कारण नहीं है, लेकिन हाँ वो होता है कि ओज जो 8th मंथ में कभी हाई मम्मी का रहता है कभी बच्चे का रहता है, राइट, वही बात कर रहे हैं कि वो रीजन नहीं है। मैम जा सकते हैं क्या मैम, हॉस्पिटल हो गया मतलब योगा वाला सेशन? हाँ मैंने बोला हो गया, ठीक है। वो रीजन नहीं है, वो ये रीजन है कि माइंड प्रिपरेशन की जो बात होती है ना वो थोड़ा जैसे मैम ने बोला कि वो इंटरनेट वगैरह देख लेती है, तो अगर ये 5th मंथ में देखती है ना उसका फियर वहीं से शुरू हो जाता है। मैम ऐसे भी हो सकता होगा ना कि जैसे प्री लेबर के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो हो सकता है कि उसकी 8 मंथ में डिलीवरी हो जाए, तो हम 8 मंथ से भी स्टार्ट करें तो मतलब गलत नहीं है वो। हाँ, लेकिन ये एका दुक्का, जैसे अगर हम 50 औरतें ले तो उसमें से 2-4 लोगों की 8th मंथ में होगी, समझ लेते हैं। नॉर्मली अब जब हम प्रिपेयर करें वी आर नॉट टेकिंग द वर्स्ट सिनेरियो, वी आर वर्किंग ऑन द नॉर्मल सिनेरियो कि अगर 9th मंथ में उसकी डिलीवरी होनी है और अगर उसने प्रिपरेशन की है 8th मंथ से स्टार्ट, तो मे बी कभी भी हो सकती है ना उसकी डिलीवरी, सो शी स्टार्टिंग इट। एंड ब्रेन को हम इसके बारे में बात बताऊंगी, ब्रेन को हम एक्लेमेटाइज कर रहे हैं, एक्लेमेटाइज मतलब ब्रेन को हम आदत दे रहे हैं कि आपको कभी भी काम करना है, डिलीवरी होगी तभी आपको काम करना है। आई विल गिव यू द एग्जांपल फॉर इट। सो बॉडी गिव्स 15 साइंस, 15 days prior to the delivery baby body is giving her the signs जो हर प्रेग्नेंट माँ के पास आती है, पता तो होना चाहिए उसको। यहाँ पे ये गाइडेंस और अवेयरनेस काम करता है कि हाँ अगर मुझे वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, रेड हो रहा है, ब्लैक हो रहा है, ब्राउन हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब मेरी बॉडी इज प्रिपेयरिंग फॉर द डिलीवरी, आगे के 15-20 दिनों में मेरी डिलीवरी हो सकती है, वो बॉडी ही उसको बता रही है, पता तो होए उसको। क्यों हो रही है वाइट डिस्चार्ज? बिकॉज ड्यूरिंग नियरिंग टू द डिलीवरी डेट उसका जो वजाइना है वो कभी कभी प्रोटेक्ट करता है, एक लेयर क्रिएट करता है, एंड इट डजंट लेट द इन्फेक्शन एंटर इनसाइड।
So body is giving us, God has given us a beautiful body, and उस बॉडी में भी साइंस दिए हैं जो उस प्रेग्नेंट मदर को पता चलने चाहिए. मुझे तब पता चलेगा, मैं उस डिब्बे को खोलूंगी और वो पढ़ूंगी. मुझे पता ही नहीं है तो मैं इसको भी स्ट्रेस में लूंगी कि ये क्या हो गया. क्रैम्पिंग और कॉन्ट्रैक्शन, जो फॉल्स कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, बहुत माताओं ने मुझे बताया जो सेकेंड टाइम मदर्स थी कि मैम ये हमें पता होता तो हम 5 से 6 बार हम लोग डॉक्टर के पास नहीं भागे रहते. फॉल्स कॉन्ट्रैक्शन, फॉल्स कॉन्ट्रैक्शन मतलब इट सीम्स लाइक रियल कॉन्ट्रैक्शन, पेन वैसा ही होता है, लेकिन घड़ी देखनी बहुत जरूरी है. और ये जो घड़ी देखनी जरूरी है कि हर इंटरवल, अगर मुझे 5 बजे पेन हुआ है सुबह में, मैं उठती हूँ, मुझे पेन हो रहा है, लेकिन मैं घड़ी देखती हूँ. इसके बाद पेन चला गया, पेन आया रात को या दोपहर को 4 बजे के करीब. सो दिस इज फॉल्स कॉन्ट्रैक्शन. इसलिए जब वो माता देखती है कि घड़ी में देखती है कि हाँ ये तो अभी 4 बजे आ गया, ये फॉल्स है, लेकिन रियल कॉन्ट्रैक्शन कब होता है? अगर उसको 5 बजे आता है, फिर उसको 8 बजे आता है सुबह के, फिर उसको 8 बजे क्या आता है, फिर उसको 12 बजे आता है, फिर उसको 12 बजे आता है, फिर उसको फिर से 2 बजे आता है या 1 बजे आता है. दैट मीन्स जो इंटरवल है वो छोटा छोटा है. दैट इज अ रियल कॉन्ट्रैक्शन. ये मदर को पता होना बहुत जरूरी है. ये चीज पता हुई थी, इसलिए बहुत सारी माताएं जो कोविड में मदर्स हुई थी, उनके पास प्रिविलेज नहीं था, पेन हो रहा है करके भाग रहे हैं डॉक्टर के पास, उनको बिल्कुल प्रिविलेज नहीं था. उनको 10 चीजें करनी पड़ती थी, परमिशन लेनी पड़ती थी. सो हियर इट वर्क रियली वेल बिकॉज द मदर वाज अवेयर ऑफ द फैक्ट. सब कुछ परिस्थिति पे डिपेंड नहीं करता है, कुछ चीजें हमारे नॉलेज पे भी डिपेंड करती है. वाटर ब्रेक्स, 90% ऑफ द प्रेग्नेंट मदर्स, उनकी फुल टर्म जब डिलीवरी फुल टर्म प्रेगनेंसी हो जाती है तो उनका वाटर ब्रेक हो जाता है. एंड बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जैसे वाटर ब्रेक हो जाता है वैसे ही उसकी डिलीवरी नहीं होने वाली है. इट टेक्स अराउंड 24 आवर्स. 24 आवर्स है हमारे पास, उस समय कभी भी हो सकता है. कमिंग टू 3 स्टेजेस ऑफ लेबर. फर्स्ट स्टेज होती है कि आपका 0 to 10 सेंटीमीटर से ओपन होता है, आपका डायलेट होता है वेजाइना, सर्विक्स, एंड दैट इज अराउंड प्लस माइनस 12 आवर्स. किसी का 12 आवर्स, किसी का 5 आवर्स, किसी का 6 आवर्स. 0 to 10 सेंटीमीटर लेने के लिए. सेकेंड स्टेज ऑफ कोर्स इज द डॉक्टर्स वर्क. बेबीज बॉडी कम्स आउट एंड थर्ड इज द प्लासेंटा कम्स आउट. यहाँ पे जैसे मैंने कहा, अगर कोई मदर प्रिपेयर्ड नहीं है प्रेगनेंसी डिलीवरी के लिए, लेबर पेन के लिए, तो उसको फियर है. फियर है इसलिए टेंशन इन द बॉडी है. टेंशन इन द बॉडी है इसलिए कॉन्ट्रैक्शन है. एंड विद कॉन्ट्रैक्शन देयर कम्स अ लिमिटेड फिजियोलॉजिकल फंक्शन. व्हाट इज कॉन्ट्रैक्शन? कैन एनीबॉडी टेल? कॉन्ट्रैक्शन क्या है? फाइनल ईयर. कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है बॉडी में, क्यों पेन होता है? थोड़ा दिमाग लगाओ, आप सब लोग डॉक्टर्स हो. क्या समझाओगे अगर कोई पहली बार मदर बन रही है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, वो भी बिल्कुल ही उस बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो मुझे औरतें पूछती है मतलब कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है मैम, तो आप क्या बताओगे? हमें तो पता होना चाहिए. हमें पता ही नहीं है पेन क्यों हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या, तो हम बेचारी को कैसे समझाएंगे? एनीबॉडी? क्यों दर्द हो रहा है उसको, ऐसे हो रहा है, क्यों कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, क्या रीजन है कॉन्ट्रैक्शन का? बहुत जरूरी क्वेश्चन है ये, आपको हर लेडी पूछेगी. As a doctor, it is expected to tell. फाइनल ईयर के कितने स्टूडेंट्स हैं?
फाइनल ईयर में हो, तो मुझे कुछ अपने हिसाब से तुक्का रीजन भी चलेगा कि ऐसा हो सकता है इसलिए पेन होता है। मैम इंटर्न से तो कंपलसरी आप सबसे पूछना, इंटर्न्स कितने हैं? क्योंकि इनको हैव टू सोसाइटी को भी आंसर करना है। एब्सोल्युटली, पाँच साल एज में अ हमने डॉक्टर क्या यू आर किया? सपोज्ड टू। एज अ डॉक्टर आपको तो करना ही है। मेरे लिए कोई ये नहीं है, आपको आंसर करना है। नॉर्मल भी, आप अभी डॉक्टर हो गए हो तो आपके घर वाले पूछेंगे कि भाई दीदी बताओ पेन क्यों हो रहा है मुझे, तो आपको बताना तो आना चाहिए ना। इंटरनीज एक बार सब स्टैंड अप हो गए। बीइंग अ डॉक्टर जस्ट अ सिंपल। आपका क्या व्यू है वो मैडम को बताओ इधर से। मैम वो फुल टर्म प्रेगनेंसी के बाद में हार्मोन रिलीज होते हैं ऑक्सीटोसिन जैसे, जिनकी वजह से यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, पेन्स डेवलप होते हैं, जिससे कि वो यूट्रस का माउथ और ओपन वाइडनिंग होती है ग्रेजुअली, तो उससे हम जनरली पेन क्यों होता है? मैम हार्मोन्स रिलीज होते हैं ऑक्सीटोसिन जैसे, जो कभी कॉन्ट्रैक्शंस नहीं आते हैं तो भी हम हार्मोन इंजेक्ट करते हैं प्रेग्नेंट मदर्स में कॉन्ट्रैक्शंस के लिए, तो पेल्विक गर्डल भी डायलेट होता है मैम, तो इस वजह से डायलेशन और उसकी तो क्या हो रहा है फिर? पेन क्यों होना चाहिए? पेन का रीजन क्या है? मैम जो फाइबर्स है वो टाइट हो रही है। टाइट हो रही है इसलिए पेन हो रहा है। ओके। मैम यूट्रस ऊपर से तो फीटस को नीचे पुश कर रहा है और नीचे से उसमें ओपन वाइड डायलेशन हो रहा है, तो फिर प्रेग्नेंट मदर को पेन फील होता है उस कंडीशन में। ओके। और आप? मैम ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, उसकी वजह से जो बीच की लेयर है मायोमेट्रियम, वहाँ पे मसल में जो कॉन्ट्रैक्शन, नॉर्मल जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहे थे पहले भी होते रहते हैं, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्शन की जो रिदम है वो बढ़ जाती है, उस वजह से वो बेबी को पुश करना चाहते हैं, उस वजह से वो ज़्यादा बढ़ते जाते हैं, उस वजह से उसको पेन होता है। लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड समझाओगे तो प्रेग्नेंट मदर डर नहीं जाएगी? हाय हाय क्या हो रहा है मेरे साथ? वो रिलीज होने के बदले स्ट्रेस उसका वो घबरा जाएगी। किसी को चक्कर आया है? बैठ जाइए प्लीज। किसी को चक्कर आता है? चक्कर आया है? फेंट हुए हैं? फेंट क्यों होते हैं? कोई फेंट हुआ है? या फेंट क्यों होते हैं? इतना तो बता सकते हो, अभी आप डॉक्टर्स हो। फ्लक्चुएशंस इन ब्लड प्रेशर। नहीं, नॉर्मल लैंग्वेज में बताओ मुझे। किसी ने पूछ लिया आपसे, प्रेग्नेंट लेडी ने, कि सर मुझे चक्कर आ रहे हैं, तो क्यों आ रहे हैं? What is blood pressure exactly? Blood pressure is pressure applied on the walls of against the walls of arteries by the blood. और जब ब्रेन में ये ब्लड सप्लाई होता है, जब प्रेशर ज़्यादा होता है, इधर बहुत कम होता है सप्लाई। ये लास्ट आपने लेमन लैंग्वेज में बराबर बताया कि ब्रेन में जब ब्लड सप्लाई कम या ज़्यादा हो जाता है। एग्जैक्टली। मैं ना डेंटिस्ट हूँ, तो हमारे यहाँ पेशेंट को हमको देख के भी चक्कर आ जाती है कभी कभी। दांत दर्द अलग हो गया हमको देख के, हमारे इंस्ट्रूमेंट्स को देख के, हमारे इंजेक्शंस को देख के। तो जब उसको चक्कर आती है तो हमें पता होता है कि वेरी प्रिपेयर्ड फॉर इट, कि एज ए डेंटिस्ट हो हमको देख के भी चक्कर आके गिर जाएगा या उसको फेंट होना है। तो वी हैव इन आवर चेयर, एक डेंटल चेयर पे एक बटन होती है, हमने ऐसे क्लिक किया कि वो पूरा फ्लैट हो जाता है चेयर, एंड लेग्स अप हेड डाउन। थोड़ी देर के बाद वो अपना अपना हो जाता है। इसका मतलब है when we faint it is because the blood supply to the brain stops। बराबर जो भी आपने बताया, when we faint the blood supply to the brain stops। Similarly contraction कब होता है? when the blood supply to the uterus stops। Blood supply and oxygen supply to the uterus stops। That is the time आपको pain होता है। जब आपको the blood supply and oxygen level to the brain stops, आपको headache होता है या आप faint होते हो। Can you connect? So blood supply to the oxygen, contraction happens when the blood supply and the oxygen does not reach the uterus। You should know it।
वेरी इंपॉर्टेंट। लेमैन, गांव की औरत, पढ़ी लिखी औरत भी पूछेगी मैडम बताओ ना मुझे पेन क्यों होता है, क्या फिजियोलॉजी है इसके पीछे, पेन जाता भी है आता भी है, ऐसा क्यों होता है, पेन कंटिन्यूस क्यों नहीं रहता है, मेरा कॉन्ट्रैक्शन क्यों कहते हैं उसको, एक कॉन्ट्रैक्शन, 1 मिनट का एक कॉन्ट्रैक्शन, फिर चला भी क्यों जाता है? Don't you think it is very important question to be answered to the mother when we are guiding? And this is a layman language. इतना एंडोमेट्रियम बताएंगे, बोलेगी बाप रे वो सिस्टम ही मेरे लिए क्या सोचूं मैं। This is the reason blood and oxygen does not reach the uterus for 1 minute. उस 1 minute में because the blood and oxygen does not reach the uterus, the baby's head comes down. The baby's head is coming down. Let's consider something like this. This is the uterus. Let's consider इसके बीच में बेबी है, बेबी का हेड डाउन पोजीशन है, okay? When the blood supply, यहाँ से blood supply and oxygen बंद हो गया, पेन शुरू हो गया, because obviously blood supply stop, धीरे धीरे ये नीचे का पार्ट ओपन हो गया, इसलिए बेबी का हेड डाउन हो रहा है। सिमिलरली 1 मिनट के बाद ये ब्लड सप्लाई फिर से शुरू हुआ, दिस इज ब्लड सप्लाई स्टॉप, दिस इज ब्लड सप्लाई ओपन, 1 contraction happened, blood supply and oxygen coming down, पेन चला गया। मेक सेंस? उस 1 मिनट का कॉन्ट्रैक्शन को इसीलिए वी कंसिडर, इस 1 मिनट की कॉन्ट्रैक्शन को फिर से वो चला जाता है, फिर से वो आता है, इसका रीजन ही है उस समय वो बेबी का हेड डाउन हो रहा है, एंड दैट पोजीशन कैन लास्ट अप टू 12 आवर्स प्लस माइनस 12 आवर्स, जो फर्स्ट स्टेज है जहाँ पे बेबी का हेड डाउन आ रहा है। मेक सेंस? समझ आया? सिंपल। इसीलिए रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होता है, एंड इसीलिए जब ब्लड सप्लाई एंड ऑक्सीजन बंद हो जाता है तो पेन शुरू हो जाता है, और उस समय मुझे मेरा माइंड डाइवर्ट करना है थ्रू ब्रीदिंग, so that more oxygen and more blood supply I am taking by doing breathing, so that मेरा pain manageable हो। So we should know ना how contraction के कारण आपका पेन क्यों कम होगा, उस समय ज़्यादा होगा, लेकिन आप उसको मैनेज कर सकते हो। मैं कभी मदर को ये नहीं बताती हूँ कि आपको बिल्कुल पेन नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, मेरे हाथ में थोड़ी ना है, लेकिन yes, you can manage that pain. That is what is very important to tell our mother. उस समय upright position is one of the things we should understand कि हमें बताना बहुत जरूरी है कि आपको खड़े रहना है। Gravitational force, माँ जाके लेट जाती है बेड पे, ग्रेविटेशनल फोर्स, बच्चे को नीचे आना है, माँ जाके लेट रही है, तो ऑब्वियसली जो डिले तो होगा ना कॉन्ट्रैक्शंस में, और पूरे डिलीवरी प्रोसेस में डिले होगा। अगर वो चलती है, अगर उसे पता है कि अगर मैं जितना चलूंगी, अभी बहुत सारी मदर्स मुझे बोलती है मैम मुझे पेन होते वक्त भी चलना है, नहीं पेन होते वक्त नहीं चलना है, आपका कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गया, यू सिट, यू डू ब्रीदिंग, देन यू गेट अप आफ्टर you feel better. Don't you think it makes sense? अगर ये सारी चीजें मैंने गर्भ संस्कार में मदर को बता दी हो तो डॉक्टर विल बी कंफर्टेबल कि चलो शी इज रेडी फॉर द वे उसको डिलीवरी प्रोसेस में आगे बढ़ना है। ये डॉक्टर को ब्लेम करके कुछ नहीं होने वाला जब आप भी प्रिपेयर नहीं हो। यहाँ पे लेबर टिप बहुत जरूरी है, कुछ चीजें जानना बहुत जरूरी है जो हम बताते भी है, जैसे अपराइट पोजीशन। अपराइट पोजीशन से होता क्या है, एक तो ब्लड और ऑक्सीजन लेवल जल्दी जल्दी बच्चे को मिलता है, मदर यूटेरस को जाता है, जिससे पेन थोड़ा मैनेजेबल होता है। सेकंड होता है ड्यूरेशन ऑफ लेबर कम होता है, ड्यूरेशन ऑफ लेबर कम होता है। थर्ड होता है इंटेंसिटी ऑफ लेबर, वो बहुत हाई रहता है। इंटेंसिटी हाई है मतलब बच्चा जल्दी से जल्दी नीचे आ रहा है,
लेबर का इंटेंसिटी हाई है, मतलब बच्चा जल्दी से जल्दी नीचे आ रहा है। ऊपर से जब वो स्क्वेटिंग करती है, स्टैंडिंग पोजीशंस करती है, नीलिंग पोजीशंस करती है, तो शी इज गिविंग दैट स्ट्रेंथ टू द यूटेरस टू लेट द बेबी कम आउट। वो सोई नहीं है एक इंजेक्शन डाल के। So movement during labor is very very important factor to make that delivery process easy as well as less duration. ऊपर से आप सोचो किसी बच्चे को ऐसा उल्टा पकड़ा है, वो हर समय अलर्ट रहेगा, वो सोने नहीं वाला है, अलर्ट रहेगा। किसी को ऐसे उल्टा पकड़ लिया हो गिरने के पोजीशन में, तो यहाँ पे बच्चे की हार्ट बीट, मदर की हार्ट बीट सब नॉर्मल रहती है, कुछ बढ़ता नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है उस विषय को जो हमारी फिजियोलॉजी है और जिसको नॉर्मली वर्क करना चाहिए। पहले के जमाने में 10-10 बच्चे होते थे, आजकल 1-2 होते हैं, तो इनको सी सेक्शन क्यों जरूरत पड़ रही है? 10 बच्चे, वो भी नॉर्मल। सेकेंड थिंग वेरी इंपॉर्टेंट इज यू आर नॉट सपोज्ड टू पुश इन द फर्स्ट फेज। बहुत माताओं को लगता है कि व्हाई डू यू थिंक, अगेन द क्वेश्चन, नो पुशिंग इन द फर्स्ट फेज? एनीबॉडी? यस मैम। मैम फुल डायलिटेशन होने तक की फर्स्ट स्टेज है, मतलब डायलिटेशन स्टार्ट हुआ और उसके बाद में लगभग 10 सेंटीमीटर जो है वो ओस, इंटरनल ओस जो है वो डायलेट हो जाएगा, वो फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हो जाएगी। तब तक क्या होता है कि इंटरनल, तब तक वो स्टेशन जो है फीटस के हेड का वो बाहर नहीं आया हुआ होता है, तो वो एक जो हमने पेल्विक मसल्स, जो पेल्विक बोन है, उनके 2 पेल्विक प्रोमिनेंट जो होते हैं, उन दोनों के बीच में उसका हेड रहता है, और उससे जब नीचे खिसकेगा तब वो पुश करेगी, तब बच्चा जो, हाँ, सेकंड स्टेज होगा। और सेकंड स्टेज में होता है फुल डायलिटेशन से बेबी तक के बाहर आने तक, तब पुश करना चाहिए। लेकिन अगर वो फर्स्ट स्टेज में पुश करती है, अगर लेमैन है कोई, हाँ, तो लेमेन है मैम, तब तो सर्विक्स का जो हमने बोला है कि जैसे रिंग बन जाती है, वो रिंग बनने के बाद वो बच्चा जो है वहाँ से बाहर नहीं निकल पाता है, वो रिंग जो है बच्चे के नेक पे आ जाएगी, तो एक्चुअली में बच्चा जो है वो नीचे नहीं आ पाएगा, एक्सपेल आउट नहीं हो पाएगा। इसीलिए क्या है कि फर्स्ट स्टेज कंप्लीट होने के बाद ही अगर वो पुश करती है तो ज़्यादा सही रहेगा। और इवन हम कहते हैं क्राउनिंग, यानी फिटस का हेड जो बाहर आ गया हमें दिख रहा है, उसके बाद अगर वो पुश करे तो बेटर रहेगा। हाँ, लेकिन फर्स्ट स्टेज में अगर वो पुश करती है तो क्या होगा? तो मैम फर्स्ट स्टेज में तो फिर वो स्ट्रेस में चला जाएगा, क्योंकि फर्स्ट स्टेज में अगर वो पुश भी कर रही है और उन दोनों के बीच में, मतलब जो बोनी पार्ट है उसके बीच में उसका हेड फंस गया है, तो फंस गया है, और अगर वो फिर पुश कर रही है तो वो बच्चे को, मतलब उन दोनों के बीच में दिक्कत होती है बच्चे को, तो वो स्ट्रेस में जा सकता है, बच्चे को ब्लड सप्लाई नहीं मिलती है। तो आपको नहीं लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मदर को बताना? हाँ मैम, जैसे डिलीवरी वाले केस जो आते हैं ना, उनको हम पहले काउंसिल करते हैं कि आपको पुश अभी नहीं करना है, आपको हम बताएंगे तब करना है। तो मतलब जब फुल डायलिटेशन हो जाता है तो उस मदर को नहीं पता है कि डायलेट हो गया है, वो एक डॉक्टर ही बताएगा उसको कि अब आपको पुश करना है। लेकिन ये जो आपने बताया डिलीवरी के वक्त आती है तो आप बताते हैं या पहले भी बताते हैं इसको? पहले तो मैम जैसे ANC के अगर केस आते हैं तब हम पहले बताते हैं कि अगर आपको पेन स्टार्ट हो जाए तो आपको ये करना है, ये करना है, मैनेज कर लिए, पहले अपन काउंसलिंग कर लेते हैं, थोड़ा काउंसलिंग करते हैं कि ऐसे अगर सिम्टम आए, अगर ऐसे पेन आए तो आपको डॉक्टर के पास आना है, या फिर आपको ये दिखे, ब्लड दिखे, या फिर कोई लिकर दिखे, है ना, तो मैम ये थोड़ी सी पहले से काउंसलिंग होती है काउंसलिंग। बहुत बार होता है कि जैसे हम सिटीज में देखते हैं इतना गाइडेंस नहीं देते हैं डॉक्टर्स, तो वो मदर को लगता है अगर मैं पुश करूँ ना तो बेस्ट है। हाँ मैम, पेन आता है तो उसको यही लगता है जल्दी करना बच्चा आ चाहिए, जल्दी बच्चा आ जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, और उसमें डिले ही होता है। क्यों डिले होता है पता है? क्योंकि समझ लीजिए ये छोटा सा सर्विक्स है, छोटा है अभी, ये बच्चे का हेड इसके सामने है, बच्चे का हेड ये छोटा है, ये बच्चे का हेड है जो बड़ा है। अगर ये पुश करती है तो ये जो पार्ट है ना इसको इन्फ्लेम्ड हो जाता है, इसको स्वेलिंग आ जाती है, ये जो वेजाइना का बाहर का अंदर का पार्ट है। पेन ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन प्लस
यहाँ पे अगर मुझे स्वेलिंग आ जाए तो मैं प्रिवेंट करूंगी ना बच्चे का हेड लगना, क्योंकि वो हार्ड है। Am I right? Am I getting मैम connected? इसी को रिंग बोलते हैं। हाँ। रिंग बन जाती है Right. मतलब हेड पे, तो सर्वाइकल रिंग जो है वो फॉर्मेशन हो जाता है अगर वो इसी को आप पहले- रिंग बोलते हैं। और हमें लगता है कि तो ये जानना कितना ज़रूरी है, अगर गर्भ संस्कार में उसको वो पता चले कि हाँ ये ऐसा नहीं करना है मुझे, डॉक्टर जब भी बोले तो ही, क्योंकि बहुत सारी मदर्स को ये पता ही नहीं होता है, उनको लगता है मैं पुश करूंगी तो बेटर रहेगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट वेयर द डॉक्टर इज सपोज टू पर्सनली टेल हर कि आप प्लीज ऐसा मत करो, नहीं तो वो आप अपनी ही डिलीवरी को डिले कर रहे हो, राइट। कमिंग टू अनदर पार्ट इज आपका जो फेस है मदर का वो बहुत रिलैक्स होना जरूरी है। अब आप कहेंगे उसको इतना पेन हो रहा है और आप कह रहे हो रिलैक्स करो, बट रिलैक्स्ड फेस इज इक्वल्स टू रिलैक्स वजाइना। Relaxed face is equals to relaxed vagina during labor. That is the reason the mother needs to be calm. The mother needs to understand. ये जो जब हम हमारे फेस को स्ट्रेच करते हैं ना, तो हमारे फेस से स्ट्रेस पूरा बॉडी में आता है। That is the reason we are doing EFT tapping also on our facial points. सबसे ज़्यादा स्ट्रेस फैक्टर्स हमारे फेस पे होते हैं। So यहाँ पे कुछ चीज़ें हमने कंसिडर की हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी, योगा तो नहीं लेकिन ये स्टैंडिंग अपराइट पोजीशन, मेडिटेशन, अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशंस, ब्रीदिंग एंड रिलैक्सेशन, प्रेयर, ओम चैंटिंग, तो ये सारी चीजें जो हम करते हैं ये क्यों कर रहे हैं? टू डाइवर्ट द ब्रेन। ब्रीदिंग जो हम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? इसके लिए एक सिंपल एग्जाम्पल मैं देती हूँ। एक कुत्ता है जिसको स्कूल के बाहर बांध के रखा है, जैसे ही 9 बजे बेल बजती है उसको खाना दिया जाता है, ठीक है, उसको खाना दिया जाता है। खाना जैसे बेल बजती है उसका ब्रेन वर्क करता है और उसको लाड़ आती है, मतलब थूक आती है मुंह में कि उसको भूख लगी है। हमें भी रोज 1 बजे खाना खाते तो हमें भी भूख लगती है 1 बजे। एक दिन गलती से उसने 9 बजे खाना खा लिया, नहीं उसने खाना खा लिया 9 बजे और गलती से बेल 11 बजे बज गई। उसको भूख फिर से उतनी ही लगी, क्योंकि ट्रिगर पॉइंट क्या है? बेल। ट्रिगर पॉइंट बेल है। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि हमें पता नहीं है हमारा लेबर प्रोसेस कब रहने वाला, शुरू होने वाला है, मदर को पता नहीं है, लेकिन उसका ब्रेन को अगर वो रोज ब्रीदिंग प्रोसेस कर रही है, ब्रीदिंग सीख रही है फ्रॉम द टाइम ऑफ 8th मंथ, प्रैक्टिस कर रही है, ऑटोमेटिकली व्हेन द टाइम कम्स उसका ब्रीदिंग ऑटोमेटिक ब्रेन वर्कआउट करता है। इसलिए प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट when it comes to labor। यहाँ पे breathing is something which we are changing the किसी को toothache हुआ है, toothache, बहुत severe toothache, दांत का दर्द जो सहन करने के बिल्कुल हम सोच भी नहीं सकते। Anybody? किसी को नहीं हुआ है? टूथेक इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि टूथेक इज मोर पेनफुल देन द लेबर पेन, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। जब भी टूथेक होता है ना किसी को, तो उसको कुछ भी दे दो उसका माइंड डाइवर्ट ही नहीं होता है, उसका पेन इतना सिवियर होता है कि उसका पूरा ध्यान उधर ही जाता है। बट व्हेन इट कम्स टू लेबर, अगर वो पेन है, अगर पेन है मदर को, उसको डाइवर्ट किया जा सकता है थ्रू दिस ब्रीदिंग टेक्निक्स। सो मैं बहुत बार लेबर रूम में भी जो मदर्स हैं उनको गाइड करती हूँ, तो यहाँ पे भी टीच देम 1 मिनट का अगर फुल लेबर है, कॉन्ट्रैक्शन है, तो यहाँ पे हम मदर्स को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन बिगिंस, डीप लेवल क्लेंजिंग एंड वेस्ट लेवल ब्रीथिंग। तो जो मैंने अभी योगा में बताया आपको कि टेक द इनहेल थ्रू नोज एंड एक्सहेल थ्रू
माउथ, राइट? सो दिस इज वेस्ट लेवल. उसने यहाँ पे हाथ रखना है, 15 सेकेंड्स उसने उसकी प्रैक्टिस करनी है. इसके बाद इंटेंस हो गया थोड़ा, चेस्ट लेवल. अभी ये जो वेस्ट लेवल है ये 15 सेकेंड्स में 3 से 4 होती है. चेस्ट लेवल ब्रीदिंग है 15 सेकेंड्स में अराउंड 10 होती है. फिर बहुत ज्यादा पेन बढ़ गया, जॉ लेवल. जॉ लेवल इज फास्ट लेवल ब्रीदिंग. करके देखोगे, वेस्ट लेवल, चेस्ट लेवल, जॉ लेवल. वेस्ट लेवल ब्रीदिंग, inhale through nose, exhale through mouth, right. फिर chest level, यहीं तक ब्रीदिंग करनी है, थोड़ी स्लो. and then jaw level, हाथ लगाना है, करो फास्ट. देन थोड़ा मुझे बेटर लग रहा है, फिर से चेस्ट लेवल. अभी मेरा जो क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन है वो और थोड़ा पेन थोड़ा और कम हो गया. फिर वेस्ट लेवल एंड डीप क्लेंजिंग इज सिंपल, डीप क्लेंजिंग. तो ये जो ब्रीदिंग टेक्निक्स है ये अगर मैं मेरी मदर को सिखाती हूँ 8th मंथ से और वो उसकी प्रैक्टिस करती है, ऑटोमेटिकली जब उसका टाइम आता है लेबर रूम में उसका ब्रेन उसे ऑर्गेनाइज करता है कि आपको ये करना है. और नहीं भी करता है तो उसका पति या उसकी माँ जो भी है उसके साथ जिसने प्रैक्टिस की है, इट वर्क्स. एंड दिस इज व्हाट इज टोल्ड बाय लमाज. लमाज क्लासेस होती क्या है, ये यूएस वाले बड़े बताते हैं हमको. लमाज क्लासेस, लमाज यही सिखाते हैं, गर्भ संस्कार में भी हम यही सिखाते हैं. इससे क्या होता है, it provides oxygen to the mother, baby and hard working uterus. Well oxygenated muscles functions more effectively and efficiently, and that is why we are doing breathing. It reduces pain. Relaxation breathing promotes physical relaxation by reducing muscle tension. पेन किलर लेने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि अगर हम पेन किलर देते हैं तो बच्चे को भी नींद आती है, एंड देन इट डजंट इंक्लूड इन द प्रोसेस ऑफ लेबर. एंड डिस्ट्रैक्शन हेल्प्स द मदर टू कॉन्सेंट्रेट एंड फोकस ऑन ब्रीदिंग इंस्टेड ऑफ हर कॉन्ट्रैक्शन. सो एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस टॉपिक, कॉन्शियस बर्थिंग, और ये कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है मदर को समझाने के लिए कि उसकी प्रोसेस है और आप उसको डील कर सकते हो. अगर आप उसको अच्छे से डील करोगे आपका पेन भी मैनेजेबल रहेगा एंड आपकी प्रोसेस भी बहुत अच्छे से रहेगी. डोंट यू थिंक सो? अगर वो पहले से प्रिपेयर्ड है कि मुझे ये करना है, मेरा पेपर ऐसे ऐसे आने वाला है, मुझे पेपर में ये लिखना है, जब पेपर कभी भी आ सकता है, कभी भी उठ के मुझे पेपर देना है, लेकिन मैं प्रिपेयर्ड हूँ. Don't you think it is a very easy and a convenient way where the mother will go ahead with it? Babies remember birth. ये क्या लगता है आपको, क्या टॉपिक हो सकता है? We have introduced this in संवर्धनी न्यास गर्भ संस्कार. Babies remember birth. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इस पे पूरी सिनॉप्सिस लिखी गई है, इस पे इतनी स्टडी हुई है. डेविड चैम्बरलिन करके इंसान ने इस पे बहुत पूरा बुक लिखा है. वो बुक आप पढ़ेंगे, यू विल बी एस्टोनिश्ड. यूट्यूब पे भी है. कोई बता सकता है इसमें, आपको क्या लगता है? मैम एक्चुअली वो जो 9 मंथ तक बेबी जो लर्न करता है, सीखता है, वो लाइफ टाइम तक उसको याद रहता है. इसका मीनिंग ये हो सकता है. लेकिन ये बर्थ है, बर्थिंग प्रोसेस है. हाँ, तो मैम जैसे इसका मतलब ये है कि बच्चा अपने आप एक्सपेल आउट हो रहा है ना बाहर, तो उसको कोई ट्रेनिंग नहीं मिली है कहीं से, लेकिन उसको पता है कि कैसे बाहर आना है. तो एक्चुअली में कोई हो सकता है ये.
अच्छा, let's dive into this topic which is very very important and very very beautiful and every doctor should know about it. एक स्टडी हुआ है और एक स्टडी किया है इन्होंने, डेविड चैम्बरलेन का ही बुक में दिया गया है। कुछ डॉक्टर्स ने मुझे बोला ये हाइपोथेसिस हो सकता है, ठीक है हाइपोथेसिस है लेकिन ये स्टडी है, मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊंगी, जो उन्होंने लिखा है वही मैं आपको बताऊंगी। एक इंसान का एक आदमी दिखाया गया है जो 65 इयर्स अराउंड 60 इयर्स का है और उसको बहुत गुस्सा आता था, बहुत गुस्सा। उसके गुस्से का कॉज, क्योंकि ये लोग यूएस में होते हैं तो बड़ी स्टडी वगैरह करते हैं कि क्यों इसको गुस्सा आ रहा है। इसका गुस्से का कॉज जानने की बहुत सब लोगों ने कोशिश की, उसने खुद ने काम किया लेकिन कॉज पता नहीं चल रहा था, कॉज इतना गुस्सा क्यों आता है। और उसके फादर के साथ, उसके फादर उससे बहुत प्यार करते थे लेकिन उसके फादर के साथ उससे उसकी बिल्कुल नहीं बनती थी। ट्रस्ट मी, 60 इयर्स ओल्ड मैन। तभी कुछ रिग्रेशंस होते हैं। किसी ने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में सुना है? पास्ट लाइफ रिग्रेशन, हाइप्नोसिस के बारे में सुना है? हाइप्नोसिस, हिप्नोटिज्म के बारे में, है ना? तो वैसा ही कुछ होता है जो एक थेरेपी है कि आपको पास्ट लाइफ में लेके जाते हैं, आपके वहाँ से आपका कुछ रीज़न पता चलता है। सो इट्स अगेन अ साइंस, ब्रायन विस ने बहुत काम किया है इस पे। तो ये जो पास्ट लाइफ में भी लेके गए उसके कि चलो हमें यहाँ तो पता चले गुस्सा कहाँ से आ रहा है इसको, इतना कुछ नहीं पता चला। उसका चाइल्डहुड रिग्रेशन भी किया गया, कुछ नहीं पता चला। उसका वूम रिग्रेशन, मतलब ऐसे फिर वो जो हिप्नोसिस होता है वो आपको गर्भ में, चाइल्डहुड में लेके जाते हैं जहाँ पे आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट किया जाता है। आई वोंट गो इनटू डिटेल, वहाँ पे भी देखा गया। बाद में उसका एक रिग्रेशन किया जो लेबर रिग्रेशन था। लेबर रिग्रेशन मतलब जिस समय बच्चा गर्भ से बाहर निकलता है, जिस समय बच्चा गर्भ से बाहर निकलता है उस समय की उसकी मानसिकता, इस पे उसका रिग्रेशन किया गया। तभी उसने हिप्नोसिस में जाके बताया कि मैं जब भी मदर के पेट में था और मेरी मदर को कॉन्ट्रैक्शन शुरू हुए थे तो हम लोग बहुत इंटीरियर्स में रहते थे। यूएस में ऐसे होता है ना, गांव में होते हैं फिर शहर में जाते हैं डिलीवरी के लिए। उस समय मेरे फादर मेरे मदर को लेके जा रहे थे और एक आधा घंटे का दूरी बचा हुआ था टू रीच द हॉस्पिटल। मेरी मम्मी को बहुत सिवियर पेन्स आ रहे थे। मेरे पापा ने उतरे, बीच में गाड़ी रोक के देखा कि हेड बाहर आ चुका है तो पापा डर गए। पापा ने उसको थोड़ा अंदर और पुश किया कि आधा घंटा है, यहाँ पे डिलीवरी हो गई तो मैं क्या करूँगा। उस समय मुझे इतनी वेदना हुई, इतना गुस्सा आया, इतनी वेदना हुई क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करके मेरा हेड बाहर आया था और पापा ने कन्वीनियंटली अंदर कर दिया। एंड उसके बाद मेरा जन्म हुआ लेकिन उस चीज़ को मैं कभी भूला नहीं पाया। मेरे पापा मुझसे शायद बहुत प्यार करते थे लेकिन बिकॉज दैट थिंग वाज देयर इन हिज माइंड मैं नहीं भूला पाया। मतलब गर्भ से आते वक्त क्या कंडीशन हमारी रहती है आजू बाजू की, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है टू क्रिएट अ साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑन द बेबी। उसके बाद ये कंफर्म किया गया, उसकी जो माँ थी वो अराउंड 80 इयर्स की थी कि ऐसा कुछ हुआ था। तो मैंने कहा हाँ हुआ तो था जो इसने पहले बताया। अब ये मुझे नहीं पता उसके फादर ने उसको पुश किया था, बट हाँ किया होगा बिकॉज ही वॉज वेरी स्कैर्ड। सो इट वॉज इवन कन्फर्म्ड। तो ये जो गुस्सा था वो वहाँ से था, गर्भ से आते वक्त जो उसके साथ घटा था। और आज गर्भ से आते वक्त क्या हो रहा है, बच्चे को NICU में रखा जा रहा है। तो that's not something we really can prevent, लेकिन उसका साइकोलॉजी पे इफेक्ट पड़ रहा है, ये प्रूफ किया है। वो जो लाइट्स होते हैं, वो जो
इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं लेबर रूम में या ऑपरेशन थिएटर में, इसका भी इफेक्ट बहुत पड़ रहा है। इसलिए पहले के ज़माने में आपने देखा होगा दाई रहती थी, पूरा अंधेरा रहता था, कोई रहता नहीं था वहाँ पे, जैसे ही बच्चा भी आता था। सो दैट वाज ऑफ कोर्स दैट वाज समथिंग, it is also creating and making a difference in the psychology of the baby and the personality of the baby. तो यहाँ पे उन्होंने यही बताया है, how the baby is born, whether it is painful or easy, smooth or violent, largely determines on who the baby becomes and how it will view the world around him or her. तो बहुत ज़रूरी होता है ये, हम इसको सिर्फ मैकेनिकल प्रोसेस समझते हैं कि बच्चा बाहर आ गया, लेकिन उसका भी उसके पर्सनालिटी पे इफेक्ट होता है। दिस इज व्हाट दिस whole chapter proves. Mother's feeling, if she is courageous, loving, thankful, यहाँ पे बहुत important होता है। बहुत लोगों की फैमिलीज का अता पता नहीं होता है, या बहुत पैनिक मोड में रहते हैं, या फिर मदर ही डरी हुई रहती है, उसको लगता है कि ये क्या है, मैं क्यों सहन कर रही हूँ, इसके पिताजी तो बहुत अच्छे से बैठा है, किसी को कुछ पड़ी नहीं है। बहुत सारी हॉरर स्टोरीज रहती हैं। अगर आप अपने भी ग्रुप में पूछेंगे कि मेरा जन्म हुआ था तभी आपको कैसे फील हुआ था, या आप कैसे फील कर रहे थे, तो इतनी सारी स्टोरीज आपको पता चलेगी, और वहाँ से जुड़ता है कहीं ना कहीं पर्सनालिटी ऑफ द बेबी ऑल्सो। So whether the baby is born now is 5, 10, 40, अभी अगर वो 70 years का भी है, लेकिन उसकी सोच जो होती है, the part of the baby always looks out at the world through the eyes of the newly born child he once was. ये मैंने कैरी रिसर्च करा है। तो कितना ज़रूरी है लेबर रूम में नर्स ने, डॉक्टर्स ने उस बेबी को पकड़ते हैं, उसको मारते हैं, उसको, you have to be gentle. You have to be gentle. It's not always the mother, it's always also the surrounding. ये सेशन होने के बाद, ऐसा ही सेशन हमने नागपुर में एक LMC कॉलेज में लिया था, मेडिकल कॉलेज में। हमारा सेशन होने के बाद उन्होंने इस पे कॉन्सेंट्रेट करके पूरे इंटर्न्स को बताया, गायनेक डिपार्टमेंट को बताया कि ये अगर इतना इम्पोर्टेंट है, उस बेबी के साइकोलॉजी पे उसका वर्कआउट हो रहा है, पर्सनैलिटी पे उसका वर्क हो रहा है, तो वाई कांट वी बी कॉशियस इनफ? एंड ऑफ कोर्स वी शुड बी. It's not always about mother. It's also about us as a doctors to be responsible about. I felt so nice after this session. वहाँ की HOD ने पूरा उनको बिठा के explain किया कि gentle birthing भी ज़रूरी है. Coming to postpartum depressions, हमें पता तो सब कुछ है। अगर मैं अभी आपसे पूछूंगी कि postpartum depression क्यों होता है, everyone will tell me hormones फिर से normalize हो जाते हैं। लेकिन ये जब ये normalize होते हैं, तब मदर को आफ्टर बेबी इज बॉर्न उसका जो एटीट्यूड होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द बेबी ऑल्सो। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द बेबी ऑल्सो अगर मदर बहुत डिप्रेस्ड है तो बच्चे पे तो उसका असर पड़ता ही है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिवोर्स रेट्स बढ़ जाते हैं क्योंकि मदर को मूड स्विंग्स होते हैं, उसको डिफिकल्टी हो जाती है बॉन्डिंग से, वो खुद के डिप्रेशन में जाती है, एंड इट्स जस्ट अ फेज। लेकिन वो फेज ही इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है कभी कभी कि आज पहले ये सारी चीज़ें हमें यूएस में दिखती थी, उनका रेट बहुत ज़्यादा था। अनफॉर्चुनेटली टुडे इन इंडिया इवन इन रूरल एरियाज वो पीपीडी इज समथिंग गेटिंग रेज्ड, क्योंकि एक स्टेज होती है जब उसको लगता है मैं बच्चा रो रहा है मैं उसको भी मार दूं या मैं तो मर जाऊं। तो आज ये एक्चुअली में हो रहा है इन इंडियन रूरल एरियाज में हो रहा है। अर्बन में तो बहुत नॉर्मल है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि पता ही नहीं है पीपीडी होता क्या है, ना फैमिली को पता है ना हस्बैंड को पता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। वी सी टू इट कि फादर को तो पता चले। अगर न्यूक्लियर फैमिली है, हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो रहा है तो ऑब्वियसली बच्चे पे तो फर्क पड़ ही रहा है, एंड दैट इज द रीजन। उसके सिम्टम्स बहुत जरूरी है कि मदर घर में रहती है, अगर वर्किंग मदर है वो घर पे रहती है, उसको अगर कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है तो शी फील्स लोनली, शी फील्स आई एम नॉट गुड इनफ, मैं बच्चा और मैं क्या कर रहे हैं, बच्चा भी कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। लेकिन ये जान के भी आपको खुशी होगी
कि the mothers whose pregnancy is well planned, before planned, उनका जो pregnancy time है वो अगर अच्छा है, उनका अगर delivery time है वो अगर अच्छा है, तो उनको postpartum depression नहीं होता है. So गर्भ संस्कार is not just important before pregnancy but even after pregnancy. क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसने इतना योगा किया है, अच्छे से अपना प्रेगनेंसी डील किया है, डिलीवरी टाइम भी उसने वो एक खुशी से, पॉजिटिविटी से, और हर कुछ सब कुछ चीज़ें सिर्फ मदर नहीं कर रही ना, बच्चा भी दे रहा है उसको, ओजस जैसे आपने 8th मंथ में बताते हैं. एवरीथिंग इज इंटरचेंजेबल. So there are many beautiful strategies. First is counseling when it comes to PPD, counseling of the father, counseling of the family, counseling of the mother. Second is she should get more rest. She should get rest. Sleep issues हो जाती हैं. और ये जो PPD है ये साल भर में कभी भी हो सकता है मदर को, when her hormones are coming back to normal. And there are few medicines in Ayurveda also, जैसे मैम ने कल मुझे बताया शिरोधारा होता है, वो कर ले, थोड़ा स्ट्रेस उसको, लेकिन उसे पता तो चले कि मुझे PPD हो रहा है, और every mother goes through it. इंटेंसिटी कम ज़्यादा हो सकती है, that's it. So यहाँ पे I always say that whatever the mother is whether she, when her pregnancy is well planned, her outcome and the result is very beautiful. This is what I always tell. So Garbh Sanskar is very, very important, and we should actually see to it कि हर मदर को हमारे तरीके से, even if you are students right now, अगर आपके पास कोई गर्भवती महिला आती है या आपकी फैमिली में कोई है, आप स्टार्ट तो करो and see the changes, see the results. That's definitely going to help you enhance the whole of this procedure. Any questions? Why no? You should ask, you are students. I will just show few testimonies of Samvardhini Nyas Garbh Sanskar. She is a lady from US, and I'll just Can you hear? No. उसकी आवाज़ कहाँ माइक रखूँ मैं?
is an amazing teacher to go about with. I started doing it at the 6 months of my pregnancy, and she was there to guide me through it. Her breathing techniques actually helped me for a natural delivery, and it did help me to deliver my baby smoothly. Today I'm very happy to have a baby boy who was delivered a little preterm, but he is doing absolutely well. And her Garbha Sanskar, breathing techniques, the way mindfulness, meditation, everything helped me a lot to be calm and composed. I always remember her words of saying that be calm, be composed while you're delivering, and actually her breathing technique helped me to deliver in a smoother way. I really thank Shweta ma'am to help me guide through this pregnancy. Through the Garbha Sanskar, I would always recommend all of my friends or family that female that are going to be pregnant to Shweta ma'am to go over it. It is an amazing experience to understand how our Garbha Sanskars help us to build an amazing baby, and our experience to deliver that baby was amazing. I still cannot believe that I delivered it normally when my doctor had already told me that you probably would need an induction to deliver the baby, but mine was like a smooth, normal delivery, and my baby boy is absolutely healthy. I really thank Shweta for it. Really, really thank you, and I'm extremely sorry. She stays in Toronto. And there's another one there. And they should understand that this is not something we have to be burdened about. And the baby's personality which is going to build is what really matters for us. And that's what we aim today through Samvardhini Nyas Garbha Sanskar to go, for all of you to be a responsible doctor and go ahead with it. Thank you very much.